हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मानव पाचन तंत्र के ऑर्गन्स लिखेंगे। ऑर्गन्स के बाद में सब ऑर्गन्स लिखेंगे। उसके बाद हम एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के थ्रू चीजों को डिटेल में समझते जाएंगे, कैसे कैसे इसमें प्रोसेस होती है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो और इस वीडियो के नोट्स बना लेते हो, जो मैं लिखूंगा और जो मैं बोलूंगा, उसके बाद में मानव पाचन तंत्र से संबंधित आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आप मानव पाचन तंत्र से संबंधित सारे क्वेश्चंस हल कर पाएंगे। मानव पाचन तंत्र में अंग होते हैं। सबसे पहले मुख, ग्रेसिका नली, या इसोफेगस, आमाशय या स्टोमक, पैनक्रिया या अग्नाशय, यकृत, लीवर, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय ये सहायक अंग हैं मानव पाचन तंत्र में, और बाकी मुख्य अंग हैं। मुख में 3 ऑर्गन होते हैं जो मानव के पाचन में सहायक करते हैं। दांत, इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं और आगे हम इनको डिटेल में करेंगे। जीभ, 3 जोड़ी ग्लैंड्स होती हैं मुंह में, जो कि पाचन में सहायता करती हैं। इन ग्लैंडों के नाम याद रखने जरूरी हैं। 3 जोड़ी होती हैं। 6 पैरोटाइड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सबमंडिबुलर। ये 3 जोड़ी ग्लैंड्स होती हैं। ओके, इसके बाद में मुंह से भोजन जाता है ग्रेसिका नली में। ग्रेसिका नली से जो भोजन जाता है उसे बोलस कहते हैं। ये बोलस आमाशय के पास पहुंचता है। आमाशय की संरचना कुछ इस तरह होती है। आमाशय में जब खाना आ जाता है उसे कायम कहते हैं, और आमाशय में 3 से 4 घंटे के लिए खाना रुकता है। आमाशय मानव आहार नाल का सबसे चौड़ा अंग है। जब इसके पास भोजन आ जाता है, इससे जब भोजन निकलता है तो 50% भोजन पच चुका होता है। आमाशय बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। इसको हम बहुत अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। बाकी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां से ऊपर वाला हिस्सा, इसे फंडस कहते हैं। और जो ये बीच का हिस्सा है इसे बॉडी कहते हैं। जो नीचे का हिस्सा है इसे पाइलोरस। सीक्वेंस से याद रखने हैं, ऊपर से नीचे, क्योंकि कई बार पेपर में सीक्वेंस भी इनका पूछ लेता है। और
आमाशय से जुड़ी हुई एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ। आमाशय ब्रेन के बाद में सेकंड ब्रेन होता है बॉडी का, मानव बॉडी का। क्योंकि जब आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति कोमा में है, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म, उसका पाचन तंत्र काम कर रहा होता है। इसीलिए आमाशय को सेकंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। आमाशय में ये 4 लेयर होती हैं, 1 2 3 4। ये 4 लेयर आमाशय की सुरक्षा भी करती हैं और कई तरह के एंजाइम्स भी सिक्रेट करती हैं। इन चारों लेयरों का भी आपको सीक्वेंस वाइज नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में इनका सीक्वेंस भी पूछ लेता है, या फिर किसी एक परत का नाम लिख देगा और फिर बोलेगा कि ये कौन से अंग की परत है या फिर कौन से अंग से संबंधित है। तो सीक्वेंस वाइज इनके नाम लिखते हैं। सबसे पहले म्यूकोसा लेयर होती है, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे जब, म्यूकोसा, इनका सीक्वेंस याद आपको रखना है। दूसरी लेयर होती है सब म्यूकोसा, तीसरी लेयर होती है मस्कुलर, और चौथी लेयर होती है सिरोसा। इसको मैं नीचे लिख देता हूं, सिरोसा। ओके, इसके बाद में हम आते हैं अग्नाशय पे। अग्नाशय ह्यूमन बॉडी की एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्लैंड है। ठीक है, मिश्रित ग्लैंड उसे कहते हैं जो एंजाइम भी स्त्रावित करे और जो हार्मोन भी स्त्रावित करे। अग्नाशय एक ऐसा अंग है जो एंजाइम भी स्त्रावित करता है और हार्मोन भी स्त्रावित करता है। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है एसिनी। एसिनी से एंजाइमों का स्त्रावण होता है। इससे 3 एंजाइमों का स्त्रावण होता है। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को पचाता है। दूसरा एंजाइम है माल्टोज, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तीसरा एंजाइम है लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। और इसका दूसरा अंग का नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हिंदी मीडियम के बच्चे भी एज इट इज इसको याद रखेंगे। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये हार्मोन्स का स्त्रावण करता है। इससे 2 हार्मोन्स निकलते हैं। पहला हार्मोन है इंसुलिन, और दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन। यकृत है जो, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये ह्यूमन बॉडी में
सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का। त्वचा सबसे बड़ा है और उसके बाद में यकृत। ये चीज यकृत की याद रखनी है। और यकृत से जुड़ा हुआ एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ। अगर यकृत डैमेज हो जाए तो इसमें ऐसी अद्भुत क्षमता है, ये अपने आप को दोबारा से ग्रो कर लेता है। अगर ये 90% तक भी डैमेज हो गया फिर भी ये अपने आप को ग्रो कर लेगा। यकृत जो है ये पित्तरस को भी बनाता है और जो ब्लड होता है उसका प्यूरिफाई भी करता है। ढेरों सारे काम होते हैं इसके। यकृत से पित्तरस बनता है जो कि हरे कलर का होता है और यकृत के साथ ही जुड़ी हुई एक छोटी सी थैली नुमा संरचना होती है, उसमें जाके नहीं पित्तरस जमा हो जाता है और उसी को हम कहते हैं पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। इसमें कई बार पथरी हो जाती है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज्यादा पेन करती है और ऑपरेशन के द्वारा इस गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। तो गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो डॉक्टर पेशेंट को कुछ ना कुछ लगातार खाते रहने को बोलता है। पित्ताशय के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। छोटी आंत, छोटी आंत है जो, और एक है बड़ी आंत। इनमें से छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत को डायमीटर के हिसाब से देखा जाता है। उनके अंदर का व्यास कितना है, डायमीटर कितना है। जिसका डायमीटर कम है उसे छोटी आंत कहा जाता है। डायमीटर छोटी आंत का कम होता है और लंबाई इसकी ज्यादा होती है, 6 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। बड़ी आंत है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है और इसकी लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। मैंने ये जो मानव पाचन तंत्र के ऑर्गन्स हैं इनके बारे में एक छोटी सी समरी बता दी है। इसके बाद में हम अब डायग्राम बना लेते हैं। हाँ, एक चीज और, आमाशय में जो आमाशयी रस निकलते हैं या एंजाइम निकलते हैं, इनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, ये मैं आपको और बता देता हूं। आमाशय में एक तो निकलता है पेप्सिन। पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को। दूसरा निकलता है आमाशयी रस। आमाशयी रस। HCl का भी स्त्राव होता है। HCl भोजन को अम्लीकृत कर देता है, भोजन के साइज को भी कम करता है और अगर हमारे खाने के साथ में खराब बैक्टीरिया चले जाएं, उनका HCl नष्ट कर देता है उनको। और पित्तरस जो होता है, पित्तरस काम आता है, ये जब छोटी आंत में खाना जाता है पित्तरस वहां पे जाके मिलता है और खाने का पाइसीकरण करता है। अब आप बोलोगे कि पाइसीकरण क्या होता है? पाइसीकरण होता है जो वसा है उसके बड़े बड़े टुकड़े हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, इसी को हम पाइसीकरण कहते हैं। ओके। और अब जो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है, इसके ऊपर लाइपेज आसानी से अप्लाई हो जाएगा और जो फैट है, वसा है, ये पच जाएगी। अब हम सबसे पहले इसको समझने के बाद में डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के थ्रू चीजों को समझेंगे। इन चीजों को उतारते चले, खाली बस सुने ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, आपके पास में कुछ नहीं बचेगा। अगर आप इसको उतार लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, मेरे द्वारा कही हुई बातों को अच्छे से उतार लेते हैं, उनका रिवीजन करते हैं बार बार, तो आपको अच्छे से ये चीजें याद हो जाएंगी और आप सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं।
डायग्राम के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेसिका नली आमाशय, यहां से आमाशय के बाद में छोटी आंत शुरू हो जाती है। आप साथ साथ में डायग्राम को बनाते हुए चलें। यहाँ पे एक नीचे की तरफ लटकी हुई संरचना होती है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। बड़ी आंत की संरचना कुछ इस तरह होती है। अब इनका हम नामकरण कर लेते हैं। मुख, मुख के अंदर ही यहाँ पे लटकी हुई संरचना होती है, इसे बोलते हैं यबुला। एक पेशी होती है, यबुला बोलते हैं। और ये श्वसन नली है, लंग्स में चली जाती है। ये यहाँ पे एक मांसपेशी होती है, वॉल। इस वॉल को बोलते हैं एपिग्लोट। ये एपिग्लोट का काम होता है, जब हम सांस लेते हैं तो इस द्वार को खोल देती है ताकि सांस लंग्स में जाए। और जब हम खाना खाते हैं तो जो सांस की नली होती है उसको ढक लेती है ताकि खाना सांस की नली में ना जाए। एपिग्लोट का बस इतना ही काम होता है। उसके बाद में ये ग्रेसिका नली है। ग्रेसिका नली मुख से और आमाशय के ऊपरी सिरे को जोड़ती है, मुख और आमाशय के बीच में होती है। जब खाना मुख से आमाशय तक आता है तो उसे बोलस बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब खाना आ जाता है आमाशय में उसे काइम बोलते हैं। ये आमाशय है। आमाशय के नीचे एक येलो कलर की लंबी सी संरचना होती है, इसी को पैनक्रिया बोलते हैं या अग्नाशय। अग्नाशय मानव पाचन तंत्र का एक सहायक अंग है। आमाशय के बिल्कुल सामने की तरफ होता है लीवर, और लीवर के नीचे होता है गॉल ब्लैडर। लीवर या फिर यकृत, गॉल ब्लैडर या फिर पित्ताशय, और इसी में पित्ताशय में भरा होता है हरे कलर का पदार्थ। लीवर इसको बनाता है और गॉल ब्लैडर में जमा कर देता है पित्ताशय में। ये छोटी आंत है अंदर की तरफ।
और ये बाहर की तरफ है बड़ी आंत। सबसे लास्ट में एनस या फिर गुदा द्वार। डायग्राम को एक बार बना लें, मैं साइड में हो जाता हूँ और इसको पोज करके बना लें। ये है ग्रेसिका नली। ग्रेसिका नली से लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे चुली होती है आमाशय से, यहाँ आमाशय होता है और आमाशय के नीचे होती है एक लंबी संरचना येलो कलर की अग्नाशय, ठीक है। आमाशय लेफ्ट हैंड साइड में होने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड का जो लंग्स होता है उसका साइज छोटा होता है, लेफ्ट हैंड साइड में ही हार्ट होता है। इन दोनों की वजह से लेफ्ट साइड का लंग्स साइड में थोड़ा छोटा होता है और राइट साइड का लंग्स है जो बड़ा होता है। यहाँ पे हमारा है आमाशय। आमाशय के सामने इस तरफ राइट साइड में लीवर है। लीवर के नीचे एक छोटी सी गोल ब्लैडर बनी हुई है पित्ताशय। फिर ये संरचना है, छोटी आंत बीच में है, बड़ी आंत यहाँ से ऐसे जाती है, ठीक है, इस तरह जाएगी बड़ी आंत, ऐसे होके नीचे की तरफ चली जाएगी। ये डायग्राम हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं। इसके बाद में एक एक चीज का हम डायग्राम बनाएंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। ओके, मुख से लेके चीजों को चलते हैं। मुख में 3 संरचनाएं होती हैं। सबसे पहले हम समझेंगे दांतों को। दांत 2 तरह के होते हैं, स्थायी और अस्थायी दांत। अस्थायी दांत दूध के दांत जिनको कहते हैं, संख्या में 20 होते हैं। 10-11 साल की उम्र में टूट जाते हैं, उसके बाद में स्थायी दांत आते हैं और स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अब ये संरचना के आधार पर और कार्य के आधार पर इनको हम 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इनको समझ लेते हैं। एक फॉर्मूला है 21-23, इससे हम दांतों को समझेंगे। मानव के जबड़े में नीचे 16 दांत, ऊपर 16 दांत और ये इस तरफ आधे 16 दांत हो जाएंगे। 8 दांत नीचे के, 8 दांत ऊपर के। अब इनको फॉर्मूले में मैंने सजाया है तो इनको समझ लेते हैं। ये दो जोड़ी दांत हैं, इनको हम कहते हैं इंसीजर दांत। इंसीजर दांत, ओके। इनकी संरचना अगर हम देखें तो इस तरह की होती है। इंसीजर दांत काटने के काम आते हैं सामने वाले, इनको इंसीजर दांत कहते हैं। इसके बाद में ये एक एक दांत होते हैं, इनको हम बोलते हैं कैनाइन दांत। लिखते जाएं। कैनाइन दांत नुकीले होते हैं, ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इनकी संरचना इस तरह की होती है, जिनको कीला बोलते हैं। उसके बाद में ये 2 जोड़ी जो दांत हैं, इनको बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलार दांत। प्रीमोलार दांत है दाढ़,
जो आगे की दाढ़ होती है, दो दांत, इस दाढ़ इस तरफ ऊपर की तरफ है और दो नीचे की तरफ, उसी तरह दो दो इस तरफ है। ठीक है, ये आगे की दाढ़ें होती हैं, चबाने का काम करती हैं। इनका काम होता है भोजन को चबाना। उसी तरह ये तीन तीन जोड़ी जो दाढ़ हैं दोनों तरफ होती हैं, इनको बोलते हैं मोलर। ओके, मोलर टीथ। मोलर टीथ है ये, इनको हम अक्कल की दाढ़ भी बोलते हैं, ये भी चबाने का काम करती है, सबसे लास्ट में आती है और सबसे मजबूत भी यही होती है। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं दांतों को। दाढ़ की संरचना कुछ इस तरह की होती है। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है, जो हमारे दांत होते हैं ये कोई हड्डी नहीं होती है, ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस होता है इनेमल, इनेमल से हमारे दांत बने होते हैं। इनेमल का कवर दांत के ऊपर चढ़ा होता है। ठीक है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसे इनेमल कहते हैं। इनेमल के बाद इनेमल से थोड़ा सॉफ्ट, ये भी काफी हार्ड होता है, वो होता है, उसे बोलते हैं हम डेंटाइन। डेंटाइन या डेंटिन। इसके बाद और अंदर होता है सीमेंटन। सीमेंटिन या फिर सीमेंटन। इन पदार्थों के हमारे दांत बने होते हैं। ये सबसे हार्डेस्ट जो है खनिज, उनसे बने होते हैं। ठीक है, खनिज अलग अलग उसके डेंसिटी के बने होते हैं, जो कि दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। ये भी चीज हमें एक सीक्वेंस में याद रखनी है। दांत जो बने होते हैं, सबसे हार्ड पार्ट होता है दांत का इनेमल, उसके बाद में होता है डेंटिन, इनेमल के बाद में फिर होता है सीमेंटिन। इनका भी सीक्वेंस याद रखना है। ओके, ये ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर सबसे हार्ड और फिर सॉफ्ट। तो इसके बाद और भी होते हैं, बस तीन को ही आप याद रख लेना, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जब हम खाना खाते हैं या फिर कुछ मीठी चीज, ग्लूकोज वगैरह लगातार खा के सोते रहते हैं रात में, दांतों को साफ नहीं करते हैं, या फिर हम चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, हमारे दांत इसको भी सड़ा देता है, दांत का क्षरण होने लगता है, दांत खराब हो जाते हैं। सोचो, जो ग्लूकोज है, अगर हम दांतों को साफ नहीं करेंगे, हमारे दांतों को भी, जो कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना होता है इनेमल, उसको भी नहीं छोड़ता है। ये दांतों की बात हो गई। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं। दूसरी चीज है इसमें जीभ। अब जीभ के बारे में समझेंगे, यहां पे लिख लेता हूं मैं। जीभ पे 800 से 1000 तक स्वाद कलिकाएं बनी होती हैं, जो पकवानों का स्वाद लेती हैं। और जीभ का अगला हिस्सा जो होता है वो मिठास को बताता है। मीठे जो कलिकाएं होती है मीठे स्वाद को बताती है। जीभ का पीछे का हिस्सा कड़वाहट को बताता है, और जीभ के दोनों साइडों के जो हिस्से हैं वो बताते हैं खट्टे और मीठे स्वाद को। जीभ का बीच का हिस्सा जो कि खाने को, वैसे तो पूरी ही जीभ खाने को मिलाने के काम भी आती है। ठीक है, जीभ के बारे में बस इतना ही समझना है। एक डायग्राम बना लेते हैं। मानव की जीभ पीछे से बंधी हुई होती है। एक मांसपेशी होती है, पीछे से बंधी होती है। ठीक है, इसका पीछे का हिस्सा है जो ये वाला, ये स्वाद कलिकाएं हैं इसमें।
ये कड़वाहट को बताती है, कड़वा टेस्ट, कड़वा स्वाद। और जो साइड की है, दोनों साइड की, ये बताती है खट्टा मीठा टेस्ट। आगे का जो हिस्सा है जीभ का, वो मिठास को बताता है। मीठा स्वाद। बीच का हिस्सा है, ये खाने को मिलाने का काम करता है। और जीभ पे बहुत सारी ग्लैंड्स बनी होती है छोटी छोटी, जो एंजाइमों का स्त्राव करती हैं। वो एंजाइम हमारे खाने को पचाने का काम करता है। जो हम खाना खाते हैं वो खाना मुख से ही पचने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो हमारे पाचन को पूरी तरह से पचा देता है, ये बिल्कुल गलत बात है। भोजन मुख में जाते ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और छोटी आंत है जो, उसमें जितने छोटी आंत तक जाते जाते 50% तक हमारे भोजन पच चुके होते हैं। फिर जो बचा कुचा जो है भोजन, वो छोटी आंत में पच जाता है। छोटी आंत उससे जितने भी हमारे काम के न्यूट्रेंट होते हैं उनको सोख लेती है। दीर्घरोम बने होते हैं छोटी आंत में। उसके बाद में जो अपचित खाना है वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में बस उससे जो वाटर है, पानी का एब्जॉर्बेशन होगा, उसके बाद में वेस्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो भोजन का पाचन है वो मुख से ही प्रोसेस शुरू हो जाती है भोजन के पाचन की। क्योंकि दांत है, दांत फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से भोजन को काटने का काम करते हैं। फिर जीभ मिलाने का काम करती है भोजन को। ठीक है, कुछ इस पे जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, फिर एंजाइम निकालने वाली ग्लैंड्स होती हैं, उनकी सहायता से ग्लूकोज का पाचन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो सरलीकृत, मुंह से ही सरलीकृत होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में जो 3 जोड़ी मुख में ग्लैंड है उनको समझते हैं। इसी तरह आप सीक्वेंस वाइज लिखते चलें, आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। आप इस क्लास में बैठे हैं तो याद करने की नियत से बैठे, नहीं कि क्लास को एक लेक्चर की तरह देखने के लिए कि हम अभी क्लास को देख लेंगे, बाद में याद कर लेंगे, उतार लेते हैं। उतारो भी इसी क्लास में और याद भी इसी क्लास में करो। जब आपकी क्लास ये पूरी होगी, हाँ लंबी हो सकती है, लेकिन आपकी ये क्लास पूरी होते होते बहुत कुछ याद हो जाएगा। मुख में ही तीसरे नंबर पे होता है 3 जोड़ी ग्रंथियां। तीन जोड़ी लाल ग्रंथियां कह दो। तीन जोड़ी लाल ग्रंथियां, इनका हम नाम लिख लेते हैं और इनकी लोकेशन भी हम देखेंगे। पैरोटाइड इंग्लिश में ही लिख लो, और नहीं तो गूगल की भी आप मदद ले सकते हैं। एक जोड़ी पैरोटाइड ग्लैंड्स होती है। पैरोटाइड ग्लैंड के बारे में बता देता हूं मैं आपको, कहाँ होती है। ये जो हमारा कान है, इसके नीचे, थोड़ा सा इसके नीचे मुंह में अंदर की तरफ एक जोड़ी ग्लैंड होती है। एक इस तरफ राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, ये 2 ग्लैंड होती है। इन ग्लैंडों से एंजाइमों का स्त्राव होता है, लार का स्त्राव होता है। दूसरी ग्लैंड है सबलिंगुअल।
सबलिंगुअल ग्लैंड ये भी दो जोड़ी होती है हमारी जीभ के नीचे। आप कभी जीभ को उठा के देखना, जीभ के नीचे दो संरचनाएं बाहर की तरफ निकली होती हैं, डक्ट, उनसे लार निकलती रहती है, वही है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये दो जोड़ी होती हैं। और तीसरी ग्लैंड है वो है सबमंडिबुलर। सबमंडिबुलर जो ग्लैंड है ये भी दो जोड़ी होती है। हमारे गाल है जो चिक, इसके अंदर की तरफ, यहाँ इसके अंदर की तरफ एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, लेफ्ट साइड में दो ग्लैंड होती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड हो गई मुख की? प्रमुख ग्लैंड पैरोटाइड ग्लैंड, याद करनी है अभी क्लास में, बोलो मेरे साथ में, पैरोटाइड, सबलिंगुअल, सबमंडिबुलर। पैरोटाइड, सबलिंगुअल, सबमंडिबुलर कहाँ कहाँ पे होती हैं? पैरोटाइड कहाँ होती है? यहाँ पे कान के नीचे अंदर की तरफ। सबलिंगुअल कहाँ होती है? जीभ के नीचे। और सबमंडिबुलर कहाँ होती है? चिक के अंदर की तरफ। ओके, ये तीन जोड़ी ग्लैंड्स हैं। होता क्या है, जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं तो ये ग्लैंड्स लार का स्त्राव तब भी करती हैं मुख को नम रखने के लिए, ताकि हमारा मुख सूखे नहीं। और जब हम खाना खाते हैं तो ये थिक सलाइवा सिक्रेट करती हैं, थिक लार का श्रावण करती हैं, ताकि भोजन को अच्छी तरह से मिलाया जा सके और उसको एक बोलस के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। जो हमारा ग्लूकोज होता है, मीठा होता है, वो मुख में ही पच जाता है। इसके बाद में आती है ग्रैसिका नली या ईसोफेगस। ईसोफेगस से सीधा खाना चला जाता है हमारा आमाशय में। ईसोफेगस से में ही एक होती है ऊपर, ईसोफेगस से पहले यवुला, जो मैंने आपको बता दी थी, उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखना है। एक यवुला संरचना होती है, ये जब सोते वक्त कोई खराटे लेता है तो यवुला ही फरफराता है, उसकी वजह से ही खराटों की आवाज आती है। इसके बाद में एक इसमें संरचना होती है एपिग्लोट, जो मैंने आपको बता दी थी वैसे तो पीछे। एपिग्लोट जो श्वास का रास्ता होता है और जो होता है खाने का रास्ता, इन दोनों को, मतलब जब श्वास लेते हैं तो श्वास के रास्ते से वो हट जाती है वॉल, और जब खाना खाते हैं तो जब खाने के रास्ते से हट जाती है, श्वास के रास्ते को रोक लेती है, ताकि हमारा खाना श्वास की नली में ना फंसे। कई बार ऐसा होता है जब हम खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं, तेज से हमारे खांसी आ जाती है। वो इसीलिए आती है कि जब पानी, जैसे मान लो कि हमने पानी पिया, पानी के कुछ कण उसमें चले गए, जो सांस की नली है, सांस की नली अच्छी तरह बंद नहीं हुई थी, तो हमने पानी सटका नीचे की तरफ उतारा, वो चला गया सांस की नली में। तो हमारे जो हाइपोथैलेमस है, दिमाग है, उसको पता चलेगा कि सांस की नली में पानी चला गया है। हाइपोथैलेमस हमारे डायफ्राम को ऑर्डर देगा। डायफ्राम होता है ईसोफेगस, और जो ये है आमाशय से ऊपर एक ऐसी संरचना होती है डायफ्राम, जो हम ऐसे सांस लेते हैं वो ऊपर की तरफ आता है, सांस छोड़ते हैं नीचे की तरफ जाता है। हाइपोथैलेमस डायफ्राम को ऑर्डर देता है और डायफ्राम जोर से ऊपर की तरफ आता है तो वो पानी निकल जाता है। ओके, इसके बाद में हम आमाशय के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आमाशय। स्टोमक, आमाशय की संरचना के बारे में समझ लेते हैं। यह है आमाशय, मानव आहार नाल का सबसे बड़ा पार्ट। इसमें जब भोजन आ जाता है तो उस भोजन को काइम कहते हैं। जब ग्रैसिका नली में भोजन होता है तो उसको बोलस बोलते हैं।
कि ये चीज भी याद रखनी है। बोलस कहाँ पे बोलेंगे खाना को? ग्रैसिका नली में। और आमाशय में जब आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। आमाशय में पाचन से संबंधित बहुत सारी प्रोसेस होती है। इन प्रोसेस को समझेंगे, इसमें कई एंजाइम भी निकलते हैं, उन एंजाइम को समझेंगे। 50% तक खाना आमाशय में पच जाता है। और आमाशय में सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोटीन का पाचन कौन सा अंग करता है। ये बात आपको याद रखनी है कि प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। आमाशय की संरचना जो है एक खोखली संरचना है ये, ठीक है। जे आकार की संरचना इसको बोलते हैं, ठीक है। जे आकार की खोखली संरचना। इसका जो ये ऊपर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे फंडस। और ये बीच का जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम बॉडी। और नीचे का पार्ट को बोलेंगे पैराइटल, ठीक है। नीचे के पार्ट को पैराइटल बोलेंगे। ये 3 पार्ट हैं इसके। इसके बाद में इसमें जो है, इनको उतार लो एक बार जल्दी से। अब समझेंगे, इसमें लेयर होती है ऐसे, 4 लेयर होती है। इन चारों लेयरों को अंदर से बाहर की ओर याद रखना है। सबसे पहली लेयर होती है जो म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा लेयर। और दूसरी लेयर होती है सब म्यूकोसा। तीसरी लेयर होती है जो मस्कुलर। चौथी लेयर होती है जो सिरोसा। इन चीजों को भी आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है। ओके। ये जो हिस्सा है ना, इसको पाइलोरस बोलते हैं, पैरोटाइड नहीं, वो गलती से निकल गया था मुंह से। पैरोटाइड, पाइलोरस। ओके, पाइलोरस, पाइलोरस, इसको लिख लो, पाइलोरस बोलेंगे इस पार्ट को। जो इसकी अवस्थिति होती है वो होती है ग्रैसिका नली और छोटी आंत के बीच में। ओके। और लेफ्ट हैंड साइड में होती है ये। ग्रैसिका नली इससे ऊपर है, छोटी आंत इसके नीचे है। अब इसमें जब खाना आ जाता है, इसमें खाना आने के बाद में HCl, इस पे जो ये दीवार है, ऐसे दीवारें बनी होती हैं इसमें, तो इसमें एक ग्लैंड होती है, पैरोटाइड ग्लैंड। लिख लो आप। पैरोटाइड ग्लैंड, पैरोटाइड सेल।
पैरोटाइड सेल या पैरोटाइड कोशिका। पैरोटाइड कोशिका जो होती है इससे HCl का सिक्रेशन होता है। ओके, HCl का सिक्रेशन होगा। HCl का सिक्रेशन क्या करता है, इसमें जो आमाशय की ये है दीवारें HCl का सिक्रेशन करती हैं और ये काफी स्ट्रॉन्ग HCl होता है। इसका pH होता है 1.5 से 3.5 तक, इतना pH होता है। ये अम्लीय होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर कोई बैक्टीरियाज हमारे इसमें आ जाए खाने के साथ में, उनको ये मार देता है, नष्ट कर देता है। और दूसरा जो खाना है उसको अम्लीकृत कर देता है ताकि ये आगे जाके अच्छे से पच जाए। अम्लीकृत होने से जो भोजन है उसका साइज भी कम हो जाता है। ठीक है, ये पचाने में सहायता करता है। एक जो ये है आमाशय, इससे एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाएगा। ओके, पेप्सिन नोजन के रूप में निकलता है ये। ठीक है, पेप्सिन नोजन के रूप में जब निकलेगा फिर ये इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, रिलीज होता है। उसके बाद में जब ये एक्टिव होता है, आमाशय में आके एक्टिव होता है, तो तब इसको पेप्सिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और एंजाइम निकलता है इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक फैक्टर। इंट्रेंसिक फैक्टर एंजाइम है जो, ये भी आमाशय से ही निकलता है, लेकिन आमाशय में ये वर्क नहीं करता। ये खाने में मिल जाता है। खाने में मिलने के बाद जब ये छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंचने के बाद ये एक्टिव होता है। ठीक है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो रिलीज तो होता है आमाशय में और एक्टिव होता है छोटी आंत में जाके, वो है इंट्रेंसिक फैक्टर। इसका काम है विटामिन B12 को पचाना। B12, विटामिन B12 ये छोटी आंत में जाके पचता है और इसको पचाता है इंट्रेंसिक फैक्टर या फिर B कॉम्प्लेक्स। ओके, उसका पाचन ये करता है छोटी आंत में जाके। बस इतना ही समझना था हमें इसके बारे में। जब खाना यहां से जाएगा छोटी आंत में, ठीक, इसके बाद तो भाई छोटी आंत ही आ जाती है। अभी बना लेते हैं छोटी आंत। यहां तक हो गई छोटी आंत। यहाँ पे एक संरचना मैंने आपको बताई थी जिसे अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करता है और इससे एक नलिका जुड़ी होती है। वो नलिका खुलती है छोटी आंत में आके, और यहाँ पे लीवर रहता है। लीवर और यहाँ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से भी जो पित्तरस निकलता है, वो पित्तरस एक डक्ट के थ्रू जुड़ के छोटी आंत में ही जाता है। ठीक है, पित्तरस छोटी आंत में जाके मिलेगा और अग्नाशय से
निकलेंगे एंजाइम, वो भी छोटी आंत में जाके मिलेंगे, फिर छोटी आंत में अपना काम करेंगे। इसलिए हम पहले इन दोनों चीजों को समझ लेते हैं। पहले अग्नाशय को समझेंगे, उसके बाद में गॉल ब्लैडर को, गॉल ब्लैडर के बाद फिर आएंगे हम छोटी आंत पर। हेडिंग डालो अग्नाशय। या पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये एक पीले कलर की संरचना होती है। अग्नाशय को बना लो और इसमें दो पार्ट होते हैं। अग्नाशय के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? पहला है एसिनी और दूसरा पार्ट है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एसिनी जो है ये एंजाइम का स्त्रावन करती है, ओके। और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये हार्मोन का स्त्रावन करती है। अब ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावन करती है, उस एंजाइम को कहते हैं हम या तो मेक्सोक्राइन इंग्लिश में, या फिर मिश्रित ग्रंथि। पुरुष में एक तो होती है अग्नाशय और दूसरी होती है टेस्टोस्टेरोन। ये दो ही ग्रंथियां हैं जो मिश्रित ग्रंथियां हैं। और महिला में ओवेरी, ओवेरी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और एंजाइम रिलीज होते हैं, एक तो वो और दूसरी ये, ठीक है। ऐसी नहीं है जो एंजाइम का स्त्रावन करेगी, ये 3 एंजाइमों का स्त्रावन करती है। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम है माल्टोज। और तीसरा एंजाइम है लाइपेज। ओके। अब ट्रिप्सिन जब रिलीज होगा, ट्रिप्सिन रिलीज होकर के एक डक्ट के थ्रू जाके मिलेगा छोटी आंत में। ये ट्रिप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का, ओके। प्रोटीन का पाचन में मदद करेगा ट्रिप्सिन। माल्टोज कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। और लाइपेज ये वसा को पचाएगा। वसा या फैट का पाचन करेगा, ठीक है। ये ऐसे जो आम अग्नाशय है, अग्नाशय के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। और ऐसी नहीं है एंजाइम का स्त्रावन करती, अभी याद करना है क्लास में, ठीक है। ऐसी नहीं 3 एंजाइमों का रिलीज करेगी, ट्रिप्सिन, माल्टोज, लाइपेज। ट्रिप्सिन पचाएगा प्रोटीन को, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज पचाएगा वसा को। अब ऐसा पूछा जा सकता है कि ट्रिप्सिन कौन से अंग से स्त्रावित होता है, ठीक है। याद रखना है अग्नाशय से। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अब समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये दो हार्मोन का रिलीज होता है इससे। एक तो इंसुलिन और दूसरी ग्लाइकोजन, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन, ठीक है। ये
अब इनके बारे में समझेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। इंसुलिन के बारे में पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। लिखते चले, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते चले, फिर बाद में रिवाइज कर लेना। जब हम इंसुलिन के बारे में बता रहा हूँ, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अगर ब्लड में शुगर का लेवल चेक करा जाए तो शुगर का लेवल हाई होता है। तो वो किस लिए होता है हाई? वो होता है कि भाई हमने जो खाना खाया उसमें ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज की वजह से शुगर का लेवल हाई हो गया, तो फिर उसको शुगर का लेवल ब्लड में हाई रहना तो ठीक बात नहीं है, उसको कंट्रोल भी करना है। उसे कंट्रोल कौन करेगा? उसे कंट्रोल करेगा इंसुलिन। जब ये इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन रिलीज होने के बाद में शुगर के लेवल को मेंटेन कर लेगा जितनी बॉडी को आवश्यकता है। अब वो एक्स्ट्रा शुगर कहाँ जाएगी? इंसुलिन एक्स्ट्रा शुगर को कहाँ भेजेगा? इंसुलिन एक्स्ट्रा शुगर को बदल देगा ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज में बदल के ये भेज देगा लीवर के पास में, और लीवर उसे स्टोर रख लेगा अपने पास में। जब बॉडी को जरूरत पड़ेगी फिर लीवर से वापस ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो इंसुलिन है ये इसने बदल दी भाई, जो एक्स्ट्रा शुगर थी वो ग्लाइकोजन में बदलेगा, ठीक है। इंसुलिन एक्स्ट्रा शुगर को ग्लाइकोजन में बदलेगा, और ये ग्लाइकोजन जो है ये कहाँ जाएगा? ये लीवर के पास जाएगा, लीवर के पास स्टोर हो जाएगा। अब जिन लोगों में इंसुलिन रिलीज नहीं होता है या रिलीज कम होता है, अगर मान लो कि किसी इंसान में इंसुलिन का स्त्रावन नहीं हो रहा है तो उसमें तो शुगर का लेवल कंट्रोल होगा नहीं, शुगर का लेवल हाई बना रहेगा, तो उसी को कहते हैं हम शुगर की बीमारी। शुगर, ब्लड में शुगर का लेवल हाई रहना किसकी वजह से है? ये इंसुलिन का रिलीज नहीं होना। जो शुगर की बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? शुगर ज्यादा खाने से नहीं होती है, मीठा ज्यादा खाने से नहीं होती है, वो होती है इंसुलिन का नहीं होना। इंसुलिन हार्मोन का रिलीज नहीं होने से शुगर की बीमारी हो जाती है। और शुगर की बीमारी दो तरह की होती है। शुगर डिजीज ये दो तरह की होती है। ऊपर लिख देता हूं मैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। शुगर की डिजीज दो तरह की होती है। टाइप 1 और टाइप 2। जिन लोगों में इंसुलिन का स्त्रावन नहीं होगा, इंसुलिन सिगरेट नहीं होगा, तो उन्हें टाइप 2 शुगर होगी, ठीक है। ये है ए जन्मजात। ए जन्मजात टाइप 2 शुगर इंसुलिन की कमी से होती है, और टाइप 1 शुगर ये होती है जन्मजात, मां से बच्चे में आती है। अब ऐसा पूछा जा सकता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी शुगर होती है, तो याद रखना है टाइप 2 शुगर होती है, ए जन्मजात होती है। और अब दूसरा हार्मोन रिलीज होता है इससे, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन के बारे में समझ लेते हैं। जब हम मतलब हमें खाना नहीं मिलता है, हमें भूख लग रही होती है, बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, तो ये जो पहले से ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर के पास ग्लूकोज जमा थी, स्टोर थी, अब ग्लूकागोन रिलीज होगा, ग्लूकागोन जाएगा लीवर के पास में। लीवर के पास से ग्लाइकोजन के रूप में जो शुगर है इसको लेगा और इसे ग्लूकोज के रूप में चेंज कर देगा। अब ग्लूकागोन का काम है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ओके, ये दोनों हार्मोन्स का आपको समझ में आ गया होगा। पैनक्रियाज पूरा मैंने समझा दिया है अच्छे से। अब इससे आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में।
आज पूरा डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट करना है मुझे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, चाहे क्लास कितनी भी लंबी हो जाए, एक ही क्लास में कंप्लीट करना है। पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना होती है जो लीवर के नीचे की तरफ लटकी होती है। ठीक है, इसमें एक हरा कलर का द्रव भरा होता है। ये इसमें हरा कलर का द्रव कहाँ से आता है? ये आता है यकृत के पास से, लीवर के पास से। लीवर इसका निर्माण करता है और भेज देता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से ये जाता है एक डक्ट के थ्रू छोटी आंत में, छोटी आंत में जाके खाने में मिल जाता है। और इसका काम है जो वसा है, छोटी आंत में वसा है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में, उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, उसका पाइसीकरण करना। ठीक है, पित्त रस का काम है भोजन का पाइसीकरण करना। पाइसीकरण क्या है? वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। छोटे टुकड़ों में तोड़ने से अब इस पे जो लाइपेज है, लाइपेज एंजाइम आसानी से अप्लाई हो जाएगा और इसको पचा देगा। ठीक है, कई लोगों में पथरी हो जाती है तो इसको निकाल के फेंक दिया जाता है। फिर उन लोगों में सीधा जो ये है पित्त रस छोटी आंत में जाता रहता है, और अगर वो खाली पेट रहते हैं तो उनमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि उसको लगातार खाना खाने की सलाह दी जाती है, कुछ ना कुछ खाते रहने की सलाह दी जाती है। अब बात आती है छोटी आंत की। ये छोटी आंत है। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। इसको हम 3 हिस्सों में बांट के समझ सकते हैं, और उन 3 हिस्सों को आपको याद भी रखना चाहिए। पहला हिस्सा है ये, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर आमाशय होता है। आमाशय से छोटी आंत शुरू हो जाती है। एक हिस्सा इसका यहाँ तक है जो ये सी टाइप की स्ट्रक्चर है। दूसरा हिस्सा इसका ये वाला है यहाँ तक, और तीसरा हिस्सा नीचे का है। ठीक है, इन तीनों हिस्सों के जो नाम हैं, ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम ये सी टाइप की स्ट्रक्चर है जो यहाँ तक है। और जो अग्नाशय से या पित्ताशय से जो डक्ट आती हैं, जो वहां से एंजाइमों को या पित्त रस को या फिर अग्नाशयी रस को लेके आती हैं, वो ड्यूडेनम वाले हिस्से में ही खुलती हैं। ओके, इसके बाद जो बीच का हिस्सा है इसे कहते हैं जेजुनम। जो अग्नाशय आमाशय से जो एक हार्मोन का स्त्रावन होता था जो B12 को पचाता है, जेजुनम वाले पार्ट में ही वो आके एक्टिव होता है। यहाँ पे विटामिन B12 का पाचन होता है। सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है वो इलियम। छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। कितनी लंबाई होती है? 6 मीटर।
छोटी आंत में इसकी अंदर की जो सतहें हैं, अंदर की दीवारों पे दीर्घ रोम बने होते हैं इस तरह से। इन दीर्घ रोमों का काम है, जब हमारा भोजन छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत के बने हुए ये दीर्घ रोम जितने भी खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सोख लेता है और सारे न्यूट्रिएंट्स को सोख करके भेज देता है ये ब्लड में। फिर वो जाते हैं लीवर के पास, लीवर उसमें से काम की चीजों को बांट लेता है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सारी चीजों के लिए जो उनसे पदार्थ तैयार करने हैं उनको छांट लेता है और खराब चीजों को भी एक तरफ छांट लेता है। ठीक है। अब छोटी आंत के बाद में एक यहाँ पे संरचना बनी होती है, ऐसी लटकी हुई संरचना बनी होती है छोटी सी। इसके बाद इसको कहते हैं अपेंडिक्स की आंत। इसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स का वैसे तो अब कोई काम नहीं है, वैसे ऐसा माना जाता था पहले ये मानव में सेल्यूलोज का पाचन करती थी, आजकल इसका कोई खास काम नहीं है। इसके बाद अपेंडिक्स के बाद में बड़ी आंत शुरू होती है। तो बड़ी आंत की संरचना कुछ इस टाइप की होती है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। इसको अलग से बना लेता हूं मैं। जब कई बार मतलब बड़ी आंत में खाना ज्यादा देर तक पड़ा रहता है, लगातार कब्ज रहता है, तो खाना अपेंडिक्स में आ जाता है और अपेंडिक्स का फिर दर्द रहना शुरू हो जाता है। उसके लिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। बड़ी आंत जो छोटी आंत के चारों ओर होती है। बड़ी आंत की संरचना बना लेते हैं। बड़ी आंत यहां से शुरू होती है अपेंडिक्स से, थोड़ा ऊपर बनाते हैं। बड़ी आंत में जो ये संरचनाएं हैं, एक खाना ऐसे ऐसे चलता है आगे की तरफ, आगे की तरफ खाने को ढकेलने के लिए होती है संरचनाएं। बड़ी आंत का मुख्य काम होता है जो छोटी आंत से खाना आता है बड़ी आंत में, उससे जितना भी वाटर होता है वाटर का एब्जॉर्बेशन करना। ओके, वाटर और नमक को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद में सेमी सॉलिड जो अपशिष्ट बचता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है समय समय पर। अगर बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाए तो ये जो खाना है, वेस्टेज है, उससे वाटर का एब्जॉर्बेशन नहीं कर पाएगी, तो वाटर जो वेस्टेज है उसके साथ बहुत ज्यादा पानी बाहर आएगा, उसी को कहते हैं दस्त लगना। अब बड़ी आंत के जो ये वाला हिस्सा है इसको असेंडिंग कोलन कहते हैं। ऊपर का हिस्सा है इसे ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। डिअसेंडिंग
सिग्मोइड कोलन, ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक रेक्टम, और ये एनस द्वार या फिर गुदा द्वार। यह है बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। इसके बारे में चीजें मैंने बताई दी है, और बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।